हेलो फ्रेंड्स। 2014 में अगर आपको याद हो, डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म आई थी, इंटरस्टेलर। इस फिल्म में स्पेस रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को जैसे वर्म होल्स, ब्लैक होल्स और एलियन प्लैनेट्स को बहुत ही साइंटिफिकली एक्यूरेट वे से समझाया गया था। लेकिन सबसे भयंकर सीन इसके एंड में था, क्लाइमैक्स में, जब इस फिल्म के मेन कैरेक्टर कूपर एक ब्लैक होल के अंदर गिर जाते हैं। इस ब्लैक होल का नाम फिल्म में बताया जाता है गारगेंटुआ, और कूपर अपने स्पेसक्राफ्ट को लेकर ब्लैक होल के अंदर गिरते हैं। शुरू में इनके सामने सब कुछ काला काला होता है, कंप्लीट डार्कनेस। लेकिन जब ये और अंदर गिरते हैं, तब इन्हें ग्रेन जैसे पार्टिकल्स सामने दिखाई देते हैं। ये पार्टिकल्स इनके स्पेसक्राफ्ट में लगते हैं और डैमेज पहुंचाने लग जाते हैं। कुछ लाइट के फ्लैशेस और चिंगारियां निकलने लग जाती हैं, और आग लगने लग जाती है इनके स्पेसक्राफ्ट में। फिर इन्हें अपने स्पेसक्राफ्ट से इजेक्ट करना पड़ता है, और ये ब्लैक होल के अंदर गिरते चले जाते हैं। लेकिन फिर अचानक से ये अपने आप को 5 डायमेंशनल स्पेस के अंदर पाते हैं, एक 5 डायमेंशनल टेसरेक्ट। ये एक बहुत ही दिमाग हिला देने वाली चीज है। एक ऐसी जगह जिसमें ग्रेविटी का इस्तेमाल करके अपने पास से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये सब देखकर आपने सोचा तो होगा कि क्या ये सब पॉसिबल है, और अगर कोई सच में ब्लैक होल के अंदर गिर जाए तो उसको क्या देखने को मिलेगा, और ब्लैक होल असल में दिखता कैसा है। तो चलिए समझते हैं इन सारे सवालों को आज के इस वीडियो में। Black holes remained largely unknown until the 20th century. A black hole is a region in space where the force of gravity is so strong not even light can escape. From the outside, you can't tell what is inside a black hole. Black holes haunt our universe, dark centers of gravity that swallow everything in their path. कहानी को शुरू से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ब्लैक होल का इतिहास इतना पुराना नहीं है। आज से 100 साल पहले ब्लैक होल के बारे में कोई जानता भी नहीं था। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ही बाद में जाकर ब्लैक होल्स की डिस्कवरी करी गई। वैसे इस थ्योरी के दो हिस्से हैं, एक तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसे आइंस्टाइन ने साल 1905 में पब्लिश किया था, ये हमें बताती है कि कैसे स्पीड टाइम को इन्फ्लुएंस करती है। अगर आप एक ऐसी स्पेसशिप में बैठे हो जो बहुत तेज उड़ने लग रही है और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो आपके लिए टाइम धीरे चलेगा उन लोगों के रिलेटिव में जो अभी अर्थ में बैठे हुए हैं। यहाँ पे रिलेटिव शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप स्पेसशिप में बैठे होगे तो आपके लिए तो टाइम नॉर्मल चल रहा होगा, लेकिन फिर जब आप बाद में धरती पे जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि टाइम कितना अलग चल रहा था। और इसी को ही काइनेमेटिक टाइम डायलेशन कहते हैं। अब स्पीड से ही नहीं, ग्रेविटी से भी टाइम डायलेशन हो सकती है, जो आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया था। ये उन्होंने डेवलप करी थी साल 1915 में। इसमें आप जितना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, उतना ही धीरे आपके लिए टाइम होता चला जाएगा। इसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहा जाता है, और इसे इंटरस्टेलर फिल्म में बहुत अच्छे से दिखाया गया था, जब कूपर और उनके दोस्त एक एक्वा प्लेनेट पे लैंड करते हैं। इस प्लेनेट पर इनके लिए 1 घंटा धरती के 7 सालों के बराबर होता है। ऐसा इस प्लेनेट पे इसलिए होता है क्योंकि ये प्लेनेट गारगेंटुआ ब्लैक होल के बहुत पास होता है। तो ब्लैक होल की तरफ से आ रहा हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है। तब आइंस्टाइन ने इसको समझाने के लिए बताया था कि एक स्पेस टाइम का फैब्रिक इमेजिन करो, एक तरीके का मैश इमेजिन करो जिसपे सारे प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। जितना ही ज़्यादा उनमें मास है, उतना ही ज़्यादा इस स्पेस टाइम के मैश को बेंड कर रहे हैं। और जब ये बेंड होने लग रहा है, तब ना सिर्फ इससे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, बल्कि इससे टाइम की भी डायलेशन होने लग रही है। और जो बाकी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, जैसे साउंड, हीट और लाइट, उन पर भी ग्रेविटेशन का असर पड़ता है। और ये एक और कंक्लूजन है जो आइंस्टाइन की थ्योरी ने प्रूव करी थी। और फिर तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी यूनिवर्स में हो सकते हैं जिनका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा है कि वो लाइट को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, और फिर तो वो कम्प्लीटली ब्लैक होंगे, हमें दिखेंगे भी नहीं, क्योंकि लाइट भी उनसे रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही। और यही होते हैं ब्लैक होल्स। लेकिन जब आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी बताई थी, उस टाइम पे ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट बस थ्योरेटिकली था। और जब तक आइंस्टाइन जिंदा थे, उनको तो ब्लैक होल वाला कॉन्सेप्ट बहुत वियर्ड लगता था, क्योंकि थियोरेटिकल तो उन्हें पता था कि ये ब्लैक होल हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इनकी एग्जिस्टेंस पे वो क्वेश्चन करते थे। फॉर एग्जाम्पल मान लो सूरज अचानक से गायब हो गया, तो आप सब तो जानते ही होंगे कि हमें 8 मिनट बाद धरती पर पता लगेगा कि सूरज गायब हो गया है, क्योंकि लाइट की स्पीड को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट लगेंगी। लेकिन आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग जो सूरज गायब होने का ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट पड़ेगा धरती के ऊपर, वो भी हमें 8 मिनट बाद ही फील होगा।
तो आइंस्टाइन के बाद जो थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी थी, उसके ऊपर कई साइंटिस्ट ने काम किया, जैसे कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड, जोहानेस ड्रोस्टे और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। जो कई इक्वेशंस थी, उन इक्वेशंस को इन लोगों ने सॉल्व किया और कई इनके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी। और इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालने से थ्योरेटिकली ये प्रूव हो पाया कि ब्लैक होल जैसी चीज असली में एग्जिस्ट करती है। और फिर 1960 आने तक साइंटिस्ट और रिसर्चर ने माना कि थ्योरेटिकली ही नहीं, पर रियलिस्टिकली भी हम ब्लैक होल को देख पाएंगे। ब्लैक होल शब्द पहली बार किसी मैगजीन ने साल 1964 में यूज किया था, लेकिन ये साल 1967 के बाद ही पॉपुलर बना, जब एक फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर ने इसको पॉपुलराइज किया। और ब्लैक होल शब्द सुनने में वैसे बड़ा मिसलीडिंग लगता है, क्योंकि ब्लैक होल आपको सुनने में ऐसा लगेगा कि कोई स्पेस के अंदर होल है वहां पे, और वहां पे कोई होल नहीं होता। और ब्लैक होल तो स्टार से ही बनते हैं। अब स्टार में ये होता है कि सन भी हमारा एक स्टार ही है। उनके बीच में कॉन्टिन्यूसली न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होते रहते हैं। इन रिएक्शन की वजह से हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, ये बाहर की तरफ फोर्स डालती है, और जो अंदर की तरफ फोर्स आ रहा है वो आ रहा है ग्रेविटेशन की वजह से, जिसकी वजह से स्टार इक्विलिब्रियम में है और जिंदा रह रहा है। और हर स्टार अपने जीवन में एक इक्विलिब्रियम ही मेंटेन करके रखता है। बाहर की तरफ जाने वाली फोर्स न्यूक्लियर फिजन की वजह से, और अंदर की तरफ फोर्स आ रही है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और ये जो रिएक्शन होने लग रहा है, ये किसी फ्यूल की वजह से हो रहा है, जैसे हाइड्रोजन या फिर हीलियम। और ये फ्यूल हमेशा तो वहां पे नहीं रहेगा ना, कभी तो खत्म हो जाएगा। और जब ये फ्यूल खत्म होगा, तो बाहर की तरफ जो फोर्स जाने लग रहा है वो रहेगा नहीं, और जो अंदर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है और उसे काउंटर करने के लिए कोई फोर्स नहीं रहेगा, तब ये स्टार अपने ऊपर ही कोलैप्स कर जाएगा, खुद ग्रेविटी की वजह से। ये होने में बहुत लंबा टाइम लगता है, क्योंकि हमारे सन की लाइफ ही 10 बिलियन ईयर्स है। लेकिन आगे जो होता है वो स्टार के मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये है स्टार के लाइफ साइकिल का चार्ट। अगर स्टार का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं है, अगर वो एवरेज स्टार है, तो वो रेड जाइंट में बदल जाएगा। फिर उसके बाद या तो वो एक प्लेनेटरी नेबुला बन सकता है या फिर वाइट ड्वार्फ। लेकिन अगर एक बड़ा स्टार है, बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर मास है, जब उसका फ्यूल खत्म होता है, तो वो ठंडा होकर बन जाता है एक रेड सुपर जाइंट। और फिर ये सुपर जाइंट फट के एक सुपरनोवा बन जाता है। और सुपरनोवा के बाद एक बहुत ही छोटा सा कोर रह जाता है। अगर ये कोर ज़्यादा छोटा है, तो वो न्यूट्रॉन स्टार कहलाता है। और अगर ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको ब्लैक होल कहते हैं। बेसिकली कहा जाए तो जितना स्टार के अंदर मास था, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो फिर ये ब्लैक होल बन सकता है। और जो हमारा सन है, वो अगर एक ब्लैक होल बन जाता है, तो उसका डायमीटर बस 50 किलोमीटर का ही होगा, तो इतनी कम हो जाती है उसकी वॉल्यूम। लेकिन हमारा सन कभी ब्लैक होल नहीं बनेगा, क्योंकि इसको प्रूव किया था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने, चंद्रशेखर लिमिट वैल्यू निकाल के। उन्होंने कहा था कि एक वाइट ड्वार्फ का मास हो सकता है 1.39 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द सन, और उससे ऊपर वो स्टेबल नहीं रह पाएगा। फिर वो न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल बन जाएगा। और क्योंकि हमारा सन इस लिमिट से नीचे है, तो फिर वो ब्लैक होल नहीं, वाइट ड्वार्फ बनेगा। तो अब चलिए समझते हैं ब्लैक होल कैसे होते हैं। मेनली 3-4 टाइप के ब्लैक होल होते हैं स्पेस में। एक तो स्टेलर ब्लैक होल, जो सबसे कॉमन टाइप का ब्लैक होल है। वो ब्लैक होल्स जो स्टार से फॉर्म होते हैं। और साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 10 मिलियन से 1 बिलियन के बीच में ऐसे ब्लैक होल्स हैं। इसके अलावा होते हैं प्रीमोर्डियल ब्लैक होल्स। ये वो ब्लैक होल्स हैं जो एक एटम जितने छोटे होते हैं, लेकिन इनका मास एक पहाड़ी जितना होता है। और ये भी एक एजम्पशन ही है कि इनका साइज एक एटम जितना छोटा होता है। ये वाले ब्लैक होल्स बस थ्योरेटिकल हैं और हाइपोथेटिकल हैं। इनके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते। थर्ड टाइप के ब्लैक होल्स होते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। ये बहुत ही बड़े ब्लैक होल्स होते हैं, इतने बड़े कि इनका कंबाइंड मास 1 मिलियन सन से भी ज़्यादा होता है। और ये एक इतनी बड़ी बॉल में फिट होंगे कि उस बॉल का डायमीटर हमारे सोलर सिस्टम जितना हो। साइंटिस्ट का मानना है कि हर बड़ी गैलेक्सी के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। और जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर सुपर मैसिव ब्लैक होल है, और इस ब्लैक होल का नाम रखा गया है सेगिट्रिस ए। और जो इंटरस्टेलर फिल्म के अंदर ब्लैक होल दिखाया गया था, जिसका नाम गारगेंटुआ था, वो भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल ही था। लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि एक चौथे टाइप का ब्लैक होल भी हो सकता है। उसको वो बोलेंगे इंटरमीडिएट ब्लैक होल, जो स्टेलर ब्लैक होल और सुपर मैसिव ब्लैक होल के साइज के बीच में आता है। लेकिन इसका प्रूफ अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया। अभी तक जो आपने फोटोज में ब्लैक होल देखे होंगे, वो ऐसा नहीं है कि एक ब्लैक बॉल है जो अपने अंदर सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर ले।
और ब्लैक होल्स तो दिखने में कुछ ऐसे दिखते हैं। और ये स्क्रीन के ऊपर मूवी वाला ब्लैक होल है क्योंकि ये ज़्यादा एचडी और 3D लग रहा है उससे कंपैरिजन में जो अभी इंसानों ने कुछ सालों पहले खिली थी। तो सबसे पहले आप जो इस फोटो में नोटिस करेंगे वो है ये ऑरेंज कलर का रिंग। इसे एक्रीशन डिस्क कहा जाता है जो ब्लैक होल के साइड में फॉर्म हो रहा है और ब्लैक होल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ये। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि ब्लैक होल के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है और ग्रेविटेशनल पुल की वजह से बहुत सा गैसियस मैटर और डेब्रिस इस ब्लैक होल की तरफ पुल होता रहता है और उसके चारों तरफ फ्लोट करता रहता है। जैसे हमारे सन के अराउंड बाकी प्लैनेट्स गोल गोल घूमते रहते हैं क्योंकि सन का ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज़्यादा है। यहाँ पे ये फ़र्क है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा हो गया है कि इसके आसपास जो चीज़ें घूम रही हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है और वो हीट हो जाती है और एक फ्लोइंग फ्लूइड लाइक मैटर की तरह दिखने लग जाती है, लिटरली जैसे आग के पार्टिकल्स बन गए हैं जो मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा गर्म है। जितना ब्लैक होल के पास जाएंगे उतने ही ज़्यादा तेज़ ये पार्टिकल्स रिवॉल्व कर रहे होंगे। ये पार्टिकल्स इतनी ज़्यादा तेज़ घूमते हैं कि एक दूसरे के साथ रब होते रहते हैं और बहुत ज़्यादा कंप्रेशन होता है कि ये ग्लो ही करने लग जाते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अपने अंदर से एमिट करते हैं जो कि मेनली एक्स रेज होती है। और इस डिस्क को मूवी में बहुत ही एक्यूरेटली दिखाया गया है। बस एक चीज़ गलत दिखाई गई है कि ये एक्चुअली में ऑरेंज कलर का नहीं है क्योंकि इंसानों की आंखें एक्चुअली में एक्स रेज को देख ही नहीं पाती। एक्स रेज तो विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम से बाहर होती है। असली कलर इस डिस्क का ब्लू के ज़्यादा पास होता है। साल 2019 में पहली बार जो ब्लैक होल की फ़ोटो खींची गई थी और इसमें भी इन्होंने येलोइश और ऑरेंज कलर का यूज़ किया था इस डिस्क को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इसमें आपको दिख रहा है कि एक साइड के पार्टिकल्स ज़्यादा ब्राइट हैं और एक साइड के थोड़े डिम हैं। इसके पीछे का ये रीज़न है कि जो पार्टिकल्स हमारी तरफ स्पिन करने लग रहे हैं वो ज़्यादा ब्राइट कलर के हैं और जो ब्लैक होल की दूसरी साइड स्पिन करने लग रहे हैं वो हमें डल दिख रहे हैं। और ये होता है डॉपलर बीमिंग इफेक्ट की वजह से। और जब आप ब्लैक होल की ये रियल वाली फोटो देखते हो ये देखकर आप इमेजिन तो कर सकते हो कि कौन से पार्टिकल्स कौन सी डायरेक्शन में घूमने लग रहे हैं। जो ब्राइट वाला एरिया है वो हमारी साइड आने लग रहा है और जो डिम वाला एरिया है वो दूर की साइड वाला है। और आप वापस मूवी की तरफ आओगे तो ये एक्रेशन डिस्क एक ऑप्टिकल सा इल्यूजन देती है ग्रेविटी की वजह से और देखकर ऐसा लगता है कि ऊपर और नीचे भी इस डिस्क ने कवर कर रखा है। ऐसा हमें इसलिए दिखता है क्योंकि ग्रेविटी लाइट को बेंड करने लग रही है और जो लाइट इसके ऊपर की तरफ से आती है वो हमें दिखने लग रही है क्योंकि ये इतनी ज़्यादा बेंड हो जाती है ग्रेविटी की वजह से। और अगर हम ब्लैक होल को ऊपर की तरफ से देखेंगे तो ये राउंड कलर के ही दिखाई देंगे। ये इल्यूजन हमें तभी दिखता है जब हम ब्लैक होल को साइड से देखते हैं। और इसके अलावा जब आप ब्लैक होल के अंदर जाओगे तब आपको एक लास्ट लाइट का सर्कल दिखेगा और इसे कहा जाता है फोटोन स्फीयर। और इस एरिया में ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि लाइट ने ही ऑर्बिट करना स्टार्ट कर दिया है ब्लैक होल के अराउंड। लाइट जो फोटोन से बनती है ये फोटोन्स ही इसके गोल गोल चक्कर लगाने लग रहे हैं। ये फोटोन्स ही ब्लैक होल के अराउंड ऑर्बिट करना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आप इस एरिया के अंदर चले गए तो थ्योरेटिकली तो ये प्रूफ किया गया है कि आपको अपने सर का पिछले वाला हिस्सा आगे दिखाई देगा क्योंकि लाइट गोल गोल चक्कर लगाने लग रही है इस रिंग की फॉर्मेशन में। और इस पॉइंट के बाद ब्लैक होल की बाउंड्री आती है जिसे हम इवेंट होरिजन बोलते हैं। इसको बाउंड्री इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा है कि लाइट भी इसके अंदर से बाहर नहीं आ पा रही। और जो इंटरस्टेलर फिल्म में दिखाया गया है कि कूपर का जो स्पेसक्राफ्ट है वो इस इवेंट होरिजन को भी क्रॉस कर देता है और ये इसके अंदर इतना अंदर चला जाता है कि 5 डायमेंशनल टेसरेक्ट के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन ये जो मूवी का पार्ट है ये प्योरली इमेजिनेशन है क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि इस बाउंड्री के आगे क्या होगा, एक ब्लैक होल के सेंटर के अंदर क्या होगा। इसे साइंटिस्ट की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी बताने की कोशिश करती है कि जो ब्लैक होल के बीच में जगह है उसको सिंगुलैरिटी नाम दे रखा है। ये इस ब्लैक होल का वो वाला रीजन है जिसके अंदर जो स्पेस टाइम का कर्वेचर है वो इनफाइनाइटली बेंड हो जाता है। ब्लैक होल के केस में ये इतना ज़्यादा बेंड हो जाता है कि ये इनफाइनाइटली बेंडिंग चली जाती है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा है तो टाइम भी इनफाइनाइटली स्लो होता चला जाता है। इसमें एक थ्योरी ये भी कहती है कि लाइट बहुत सारी जगहों से रिफ्लेक्ट होकर सिंगुलैरिटी के अंदर पहुंच रही है और जो इंसानों ने आज तक ब्लैक होल को जो देखा है वो बस यही फोटो है जो इवेंट टेलीस्कोप से ली गई है। ये फोटो 10 अप्रैल 2019 को जिसने ब्लैक होल की एग्जिस्टेंस को
प्रैक्टिकली प्रूफ किया 100 सालों बाद, जो थ्योरेटिकली प्रूफ किया गया था। और वैसे कंक्लूजन तो यही है कि अगर आप ब्लैक होल के अंदर गिरते हो तो आपके टुकड़े हो जाएंगे ग्रेविटी की वजह से। जैसे हर एक गैलेक्सी के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है और बाकी सारी प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स इस ब्लैक होल के अराउंड रिवॉल्व होती रहती है, वैसे ही जैसे सन के अराउंड हमारे सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए।